चलो भाई आ जाओ, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन। कभी भाई देखो ऑप्शन तो जिंदगी भर ऑप्शन नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन के अलावा कई बार म्यूचुअल फंड, जैसे आप समय भाई जॉब वॉब करोगे, इन फ्यूचर आप बिजनेस करोगे, टाइम नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ऐसी चीज़ है जो आपसे मांगती है समय, ठीक है। यानी आपको डेडिकेशन चाहिए, स्क्रीन टाइम चाहिए आपको। सुबह 8:30 से आपके रात के 11:30 बजे का स्क्रीन टाइम, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नहीं करना हो तो अपने पास में एक ऑप्शन दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। चलो अब ये आपको सिंपली देखो, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ ये दोनों क्या है? ये दोनों एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। जैसे हम लोग इंडिविजुअल क्या करते आए हैं, हमने अभी तक कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है? हमने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी में, ठीक है। इक्विटी के अंदर हम लोगों ने कैश मार्केट में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया, हम लोगों ने ट्रेडिंग भी कर लिया इसके अंदर, यानी हम शेयर्स को खरीद और बेच सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग हो गया, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ठीक है। इसके बाद में भैया आप लोगों ने डेरिवेटिव्स भी कर लिया। डेरिवेटिव्स के अंदर आप लोगों ने क्या कर लिया भैया? आप लोगों ने फ्यूचर्स कर लिए, आप लोगों ने ऑप्शंस कर लिए, ठीक है। कैसे कैटेगरी है? दिस इज द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली, करेक्ट है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या खरीदते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैवी बढ़ जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो आप लोगों ने कर लिया। अब बारी आती है कि भैया चलो ठीक है, इससे मन उब जाए तो कभी ना कभी तो आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट पे आना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए पहला चॉइस बन सकता है। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि मैं जैसे एमआरएफ अगर नहीं खरीद पा रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, एमआरएफ के अंदर मैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर देता हूं। यानी किसी चीज को अगर मैं खरीदने में असमर्थ हूं तो कंपनी क्या करती है? कंपनी हु एएमसी बोले तो असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मोतीलाल, डीएसपी ब्लैक, मीरा असेट, निपॉन, सुना होगा इसके बारे में ना। ये क्या है? दीज ऑल आर असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। ये असेट मैनेज करती है। अब असेट बोले तो व्हाट? असेट बोले तो शेयर्स का बंडल बनाकर ये आप लोगों को, यानी शेयर्स यानी म्यूचुअल फंड्स बनाकर इनका आप लोगों को दे देती है, और आप क्या खरीदते हो? इस पूरे बंडल को खरीदते हो। दैट मीन्स यू आर बाइंग अ बंडल ऑफ डिफरेंट शेयर्स जो उसके अंदर हैं, और उसको फ्रैक्शनली खरीदते हो आप लोग। फ्रैक्शनली बोले तो जैसे मैंने 50 रुपये दिया तो 50 रुपये के मुझे शेयर मिल जाएंगे, मैंने 100 दिया तो 100 रुपये के शेयर्स मिल जाएंगे। किस प्रोसेस से खरीदेंगे? ये दोनों चीज़ें आप खरीदते हो सिर्फ एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है। समझ में आता है क्या? सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी मैं इकट्ठा नहीं खरीद रहा हूं, मैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में हर महीने या हर रोज खरीदता जा रहा हूं, ठीक है। एक और चीज होती है एसआईपी, तो चलो ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर थ्रू यू कैन बाय म्यूचुअल फंड और यू कैन बाय ईटीएफ, ठीक है। एक और चीज होती है एसडब्ल्यूपी, सुना क्या इसके बारे में किसी ने? चलो बताओ जरा, एसडब्ल्यूपी क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हाँ जी, वो 35 साल के लिए है। हाँ हाँ, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। एसआईपी होता है छोटे छोटे फ्रैक्शंस, इसको अपन कभी भी तोड़ सकते हैं एसआईपी को, पर इसको तोड़ नहीं सकते सर। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट बोल दो, एसआईपी बोल दो, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, है ना। राइटिंग समझ में ना तो पूछ लेना। और एसडब्ल्यूपी इज लमसम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लमसम का मतलब समझ में आता है क्या? कि मेरे पास में अगर 5-10 लाख रुपए आया तो मैं क्या करता हूं, उस 5-10 लाख रुपए को मैं बैंक में या फिर जो भी एसडब्ल्यूपी प्रोवाइड करा रहा है, जैसे बहुत सारी फॉर्म्स प्रोवाइड कराती है, एफडी नहीं है ये एक टाइप का कैसे बोलूं यार मैं, काइंड ऑफ बोल सकते हो एक टाइप से। जैसे मैंने बोला 5 लाख रुपए मैं दूंगा बैंक को, तो बैंक क्या करेगा? मुझे सिस्टमेटिक विड्रॉ देगा इसका, यानी मेरा ही पैसा मुझे वापस देगा वो उसके हिसाब से। अब मेरा पैसा कैसे देगा? उसमें वो ब्याज जोड़ देगा। हमने बोला कि यार मुझे 10,000 रुपये प्रति माह चाहिए, 10,000 रुपये प्रति माह चाहिए, तो मैंने उसको बोला कि चल एक काम कर, ये पैसा मेरा पकड़ 5 लाख रुपए, टेन्योर फिक्स कर दिया कि भैया 10 साल का एक टेन्योर है, ठीक है, कि 10 साल के बाद मुझे जो है 10,000 रुपये प्रति माह आना
चाहिए। अब इसने कितना सेट किया? 35 साल सेट किया। कितने रुपए डाले तुमने? सर मैंने पीपीएफ किया है। हाँ, पीपीएफ वो प्रोविडेंट फंड है। बस एसडब्ल्यूपी और प्रोविडेंट फंड में कोई अंतर नहीं। पेंशन फंड मान लो इसको, दिस इज काइंड ऑफ अ पेंशन। मतलब पेंशन क्या होता है? पेंशन हमारे से ही कटती है, हमारे ही पैसा जमा करती है सरकार, और उस पैसे को क्या करती है? बाजार में लगाती है, इक्विटी में लगाएगी, शेयर में लगाएगी, म्यूचुअल फंड खरीदेगी, उससे वो पैसा बनाएगी और हमको क्या बोलेगी? तुझे हम 12-15% दे देंगे हम लोग। यानी तेरे 5 लाख रुपए जमा हो गए तो उस 5 लाख में से तेरे को हर महीने एक पेंशन जाती जाएगी आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड। यानी हम क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिकली विड्रॉ। और सर ये टूटती नहीं ना, ये तो फिर उसकी मैच्योरिटी फिक्स है इसकी, वही तो टूटेगी नहीं। मैच्योरिटी फिक्स है। जैसे पेंशन भी क्या होता है? कटना है तो कटना है। क्लियर है? समझ नहीं आ रहा। अब चीजें समझो आप लोग। मार्केट में क्या चल रहा है भाई? मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड, ठीक है, उसके अलावा ETF, SIP इज अ प्रोसीजर और SWP इज अ प्रोसीजर। एक समझ लो, इट इज काइंड ऑफ अ प्रोसीजर है, ठीक है। यही चीजें आप लोगों को आपके ब्रोकर पे भी मिल जाएगी, आपके बैंकिंग में भी मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अब स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लिया, लेट्स इमेजिन बाजार से पैसा कमा लिया आप लोगों ने, है ना। अब क्या करोगे? या तो आपने SIP करके उसको निवेश कर दिया, ठीक है। अब SIP हो गया। अब SIP को भुनाने के लिए, अब SIP से भी आपका पैसा बहुत बन गया, लेट्स सपोज आपका 5 साल बाद SIP से पैसा बन गया। अब क्या करोगे उस पैसे का? फिर से SWP। समझ में आ रहा है? पहले कमाओ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या तो लमसम कर दो या तो उस कमाए हुए पैसे को SWP में डाल दो, ताकि आपको आपके एक एज के बाद में या एक मैच्योरिटी के बाद में आपको आपका पैसा विथ इंटरेस्ट मिलता जाए, और बाकी में जो बचेगा वो पैसा भी आपका ही है। मैच्योरिटी एक मैच्योरिटी फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आपका रिकरिंग जो है वो मिलता जाएगा। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 35 साल ये फिक्स हो गई है। फिर उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा, बैंक से ऑफिस से मैसेज आता है, वहाँ से कॉल आता है कि आपकी ये चीज़ हो गई है। ये हो गया है। जैसे हर महीने 10,000 आपने सेट किया कि मुझे कितना चाहिए विड्रॉल? मेरे को चाहिए सर आने वाले 10 साल बाद कम से कम 2 लाख का विड्रॉल तो हर महीने चाहिए मेरे को। अब वो क्या करवाएगा? बोले एक काम करो, आप हमको ये 50 लाख रुपए या फिर वॉट एवर जो भी अमाउंट है ना, जैसे 10 लाख रुपए डाल दो। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए 10 लाख रुपए आपने हमको लमसम जमा कर दिया, ठीक है। दैट इज द मैच्योरिटी 20 सालों के लिए। अब उस 20 सालों में अपने को वो क्या बोल रहा है कि हम आपको 20 साल के बाद से एक पर्टिकुलर डेट से 1 लाख 2 लाख रुपए जो भी आप अमाउंट विड्रॉ डिसाइड करोगे वो देना चालू कर देंगे। ये काइंड ऑफ कैसा हो गया? पेंशन टाइप का हो गया ये काइंड ऑफ। यानी हमने हमारी पेंशन डिसाइड कर ली कि भैया बच्चे लात मार के भगाए ना, और सर ये अमाउंट बढ़ेगा सर, इसमें मिल जाएगा आपको। वो 10 लाख वो हमारा भाई पूरा हमारा है। और सर इसके बाद इसमें जो अमाउंट बैंक उस पर ब्याज मिल रहा है अपने को। और जो अमाउंट पड़ा सर उस पे भी आपको ब्याज मिलेगा। हाँ जी, जो विड्रॉल हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और जो हमारा जो पैसा है वो उसमें से कम हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, उसी पैसों में से हमारा कम हो रहा है, लेकिन वो कम का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने 20 साल तक इकट्ठा करके उसको दे दिया, उसने 20 साल में क्या किया? उसको डबल कर दिया। समझ में आ रहा है? हर 10 साल में पैसा डबल हो जाता है बैंक में, ये पता है ना। जब बैंक में डबल हो जाता है तो भैया ये तो विड्रॉल प्लान है, इसमें तो प्राइवेट कंपनी डबल ट्रिपल चौबल करेगी। हमने तो हर महीने का 2 लाख डिसाइड किया, उसने बोला कि भैया 20 साल बाद तुझे 2 लाख रुपए प्रति माह मिलता जाएगा, और तेरा पैसा जो है उसमें से थोड़ा बहुत कम करके बाकी का जो भी बचा होगा वो भी आप पूरा विड्रॉ जब भी लगेगा तब मैच्योरिटी के बाद में कर लेना। यस, ये लमसम है भैया, ये एक लमसम प्रोसीजर है। SWP इज लमसम प्रोसीजर। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे NPS नेशनल पेंशन स्कीम है। हाँ जी सर, नॉमिनी तो बनाना पड़ेगा ना। नॉमिनी आप चले गए तो आपके पीछे जो नॉमिनी होगा उसको मिलता है। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक नॉमिनी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चीज बहुत अच्छी है। ये पता किसका रिप्लेसमेंट है? ये नेशनल पेंशन स्कीम का रिप्लेसमेंट है। हाँ जी, NPS का रिप्लेसमेंट है। अगर आपको इन फ्यूचर जाना, अरे इधर देख लो, तुम्हारा का मन मुरा गए कभी तो बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? खाली बैंक अकाउंट नहीं है। अच्छी चीज है भाई, कमाना सिखा दिया, इन्वेस्टमेंट सिखा दिया, ट्रेडिंग सिखा दिया। अब ये भी जरूरी है ना। म्यूचुअल फंड जब कभी टाइम ना मिले तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें, कैसा ले, क्या ले, चलो देख लेते हैं। ठीक है, ETF
म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में फ़र्क ये है, म्यूचुअल फंड एमपी के थ्रू होते हैं, ठीक है, एसोसिएशन है आपके म्यूचुअल फंड की, उसके थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। और ईटीएफ यू कैन बाय फ्रॉम डायरेक्टली योर ब्रोकर या फिर डायरेक्टली फ्रॉम एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी पर ही अवेलेबल है। और ईटीएफ का फायदा एक और है, म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है इंटरवल पीरियड। ओपन एंडेड एंट्री एग्जिट कभी भी हो जाएगा, क्लोज एंडेड फिक्स डेट को ही एंट्री होगा और फिक्स डेट को ही एग्जिट होगा, और एक इंटरवल स्पेसिफिक 6 महीना 5 महीना 4 महीने के लिए मुझे कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा डालना हो तो। 3 कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड की, ठीक है। ईटीएफ कैन बी कैंसल एट एनी टाइम। ईटीएफ में इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो जाती है। ईटीएफ में आप लोग स्विंग कर लो, आप डिलीवरी ले लो। ईटीएफ का फायदा ये है। और ईटीएफ पे फायदा ये है कि ईटीएफ पे 5 गुना का लिवरेज भी मिल जाता है अगर आप ईटीएफ ट्रेड कर रहे हो तो। कभी भी एनी टाइम, इट्स लाइक अ शेयर। ईटीएफ में कुछ नहीं, कोई नाम बता दीजिए। हाँ आ रहा हूं ना, धीरे धीरे रुको, दो सबर तो रुको थोड़ा सा। दोनों एक जैसे ही हैं, ये भी म्यूचुअल फंड है, यानी बहुत सारे शेयर्स का कंबाइंड एवरेज है, और ये भी बहुत सारे शेयर्स का कंबाइंड एवरेज है। बट म्यूचुअल फंड में लॉक इन होते हैं, ईटीएफ में लॉक इन पीरियड्स नहीं होते हैं। यू कैन इंटर, यू कैन एग्जिट एट एनी टाइम, यू कैन ट्रेड, यू कैन स्विंग, मार्जिन पे खरीद लो 5 गुना, सब पॉसिबल है, ठीक है। चलो, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का फंडा क्लियर है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जस्ट लाइक दी नेशनल पेंशन स्कीम की तरह, यानी विड्रॉल कर रहे हैं हम लोग हमारे हिसाब से भविष्य को देखते हुए विद अ मैच्योरिटी डेट। एसडब्ल्यूपी इज लाइक व्हाट, लमसम इन्वेस्टमेंट है, क्लियर है। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कितना पैसा विड्रॉ चाहिए, 10 लाख 20 लाख 30 लाख प्रति माह चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट भी वैसा होगा, है ना। आपका पैसा बैंक में रखा है, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा विड्रॉल प्लान में, ठीक है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, किसी को नहीं करना है लमसम तो वो क्या करें, छोटी छोटी एक हर महीने की इनकम बांध दे कि भैया 5000 2000 या 1000 रुपये मेरा किस पर्टिकुलर फंड के अंदर जाएगा, वहाँ पर वो डाल दे और वो आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। सर एक बार पीपीएफ वाला भी समझा दीजिए। क्या पीपीएफ प्रोविडेंट फंड वाला, प्रोविडेंट फंड का फंडा क्या सिंपल है। सर उसमें मतलब एक डिसाइड कुछ भी नहीं, आप 50 रुपये डाल सकते हो। हाँ हाँ देखो उसमें लॉकिन्स, वो प्रोविडेंट फंड क्या है कि भाई ईपीएफ हैंडल कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ, ठीक है, वो हैंडल कर रहा है। उसने बोला कि आप अपने बैंक से ही प्रोविडेंट फंड खोलो, उससे अच्छा एनपीएस खोलो बेटा, नेशनल पेंशन स्कीम। प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम अलग। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होगा, या तो आप उसको इकट्ठा पैसा दे दो, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, आपको वो बाद में विद ब्याज के साथ में एक समय बाद पूरा पैसा दे देगा। भाई प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हो, मेरी ही जमा पूंजी मुझे वापस चाहिए, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, एनपीएस कैसी स्कीम हो गई, एनपीएस हो गया कि भैया मैं एक छोटा छोटा अमाउंट करके मैंने साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक मैंने पैसा भरा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लो, जैसे मेरे जो है बड़े पापा जो है, उन्होंने जब रिटायर हो गए वो अभी, है ना, तो उन्होंने एक एनपीएस लिया हुआ। वो क्या करते हैं, अब उनका पेंशन नहीं है, ही इज़ फ्रॉम लाइक गवर्नमेंट में थे वो, बट उनका पेंशन नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, जो आया ईपीएफओ का इकट्ठा जो पैसा आया, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा आया, उसमें उन्होंने क्या किया, 2-3 लाख के आसपास का उन्होंने हर महीने का एनपीएस ले लिया। वो साल का 2-3 लाख रुपए भरते हैं एनपीएस, और उन्होंने एक डेट डिसाइड कर ली कि भैया मैं 3 साल या 5 साल तक भरूंगा, क्योंकि एज 60 के ऊपर हो गई। अब उस पेंशन को कैरी, भाई 5 साल उन्होंने बोला कि भाई 5 साल तक मैं 2-2 3-3 लाख रुपए भरूंगा, कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। अब उस 10 लाख रुपए के बदले मुझे एक 50,000 रुपए की पेंशन आ जाएगी 5 साल के बाद में, विद ब्याज व्याज जो भी सब मिला जुला के। अब सीनियर सिटीजन हो गए, है ना, टैक्स कुछ लगना नहीं है, जो भी पैसा आया उसके ऊपर कोई कुछ नहीं है, सब टैक्स फ्री अमाउंट है ये, क्योंकि वो किस चीज़ का पैसा है, वो पेंशन का, उसका पैसा, प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड पे कभी भी टैक्स नहीं लगता है, टीडीएस नहीं कटता है, क्लियर है। उसी पैसे को उन्होंने पेंशन स्कीम में डाल दिया। सर करेक्ट सर उनको पर मंथ मिलेगा। हाँ सर एज एक एज तक। हाँ जी सर जैसे किसी का लाइक पेंशन की, हाँ पेंशन जिसको आती है, हाँ और लाइक उसके एफडीज भी बहुत सारी है, हाँ एंड इफ यदि साल का मतलब इंटरेस्ट वगैरह सब मिलाकर 7-8 लाख पहुंच जा रहा है, अरे तो भी बेटा वो तो टैक्स कैटेगरी में नहीं आएंगे। टीडीएस कट जाएगा, कट के ही आएगा।
ओके टीडीएस सर। कट जाएगा। देखो जो प्रोविडेंट फंड है उस पे आपको अगर वो जमा भी है तो उस पे आपको बैंक पे कोई वो नहीं देना है ना, कुछ नहीं, कोई टैक्स वैक्स नहीं है, वो आपकी कमाई, वो मेहनत का पैसा है, आपने 60 साल तक मेहनत करके कमा कर बैंक में रखा है, तो उस पर कुछ ब्याज नहीं, कुछ नहीं लगेगा, है ना। बट जो इंटरेस्ट का पैसा है, अगर आपने उसी पैसों से एफडी कर दी, हाँ है ना, सर। उस पैसों से एफडी कर दी और उस एफडी पर आप कमा रहे हो, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज बोले तो तो टीडीएस देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा। वो उस टीडीएस को भी आप क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो टीडीएस भी रिटर्न हो जाता है, रिफंडेबल है, टीडीएस रिफंडेबल है, ठीक है। सर पीपीएफ से अच्छा एनपीएस है बेटा, पीपीएस, एन 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 नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, ठीक है। यू शुड अवेल, आप लोगों को एक एक, भले मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपये महीने से चालू करो, 500 रुपये से चालू करो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नहीं बोलता 5000 रुपये डालो, 500 रुपये प्रति माह, कितने साल तक, 20 30 40 साल तक, अरे कटता रहेगा साला खाते से। 500 रुपये डालोगे तो हो सकता है आपकी 60 साल के बाद में आपकी 5000 रुपये की बिल्कुल जीवन पर्यंत आपकी किस्त चालू हो जाए, मरते दम तक। अच्छी बात है, हमारे पैसा हमको वापस मिल रहा है। अरे भले ही भैया तेरे जीवन कितना सा भी हो, उसको एक बार में निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप निकाल भी सकते, आपकी ही जमा पूंजी है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सारा पर ये का सारा। कटेगी, पीपीएफ भी कटेगा ना। हाँ वो मैडम कहती है कि कभी आप इसको काटोगे तो ये आपके उससे लिंक से वोटर आईडी कार्ड से लिंक सब लिंक्ड है, आधार कार्ड और से सबसे लिंक्ड है, कोई कटेगी issue भी नहीं ना सर, पर ये नहीं कटेगी। कभी मैं इसमें एनपीएस में जाऊंगा तो फिर ये भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो रखो ना, क्या दिक्कत है, 2 रख ले, सरकारी आदमी बन गया उनको बिना कुछ कहना नहीं। एक पीपीएफ ले ले, एक एनपीएस ले ले। पीपीएफ प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ प्रोविडेंट फंड है, और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है। ये लमसम आएगा देखो, ये पीपीएफ इकट्ठा लमसम आएगा, है ना। और ये जो एनपीएस है ये हर महीने की सैलरी के जैसा आएगा। समझ में आया दोनों में अंतर? एनपीएस लाइक अ सैलरी की तरह आफ्टर रिटायरमेंट जैसा प्लानिंग होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग होता है ना, तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग है। आपको पीपीएफ लेना चाहिए, पीपीएफ इज लमसम, आपको लेना चाहिए एनपीएस, एनपीएस इज फ्रैक्शनल अमाउंट, बस दोनों में अंतर यही। जैसे एसडब्ल्यूपी के अंदर है कि भैया ये कैसा है, ये धीरे 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 हमने डिसाइड कर लिया कि 10,000 20,000 रुपए चाहिए हमको, ले भाई। आज का नया आदमी क्या करता है, प्राइवेट जॉब करता है तो लेता है ना, वो या तो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, वो या ईटीएफ में डाल रहा है, या तो डायरेक्टली शेयर्स में डाल रहा है। हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली शेयर्स में डाल दिया ना, हमारा कोटा पूरा हो गया। लग रहा है आपको कि आप शेयर से अलग हटके, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना आप लोगों का, आपका रिस्क लेने का क्षमता घट जाएगा। अभी तो आप रिस्क ले लोगे, लेकिन एज वाइज आप रिस्क नहीं ले पाओगे। आप चाहोगे कुछ सेफ्टी प्लेटफॉर्म, सर हमको बता दो, तो सेफ्टी प्लेटफॉर्म इधर म्यूचुअल फंड हो सकता है, इधर ईटीएफ हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी कई टाइप होते हैं। चलो आ जाओ, ये फंडा क्लियर है यहां तक? इसमें कुछ समस्या हो तो बता दो। सर ब्रोकर के सर? थ्रू भी और बैंक्स के थ्रू भी। बैंक अच्छा है, जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक 3 in 1 अकाउंट होता है, सब आपका वहीं। जैसे मैंने आपको पहली बार बोला था आईसीआईसीआई बैंक जैसा, कोटक, वहीं पे आपका ट्रेडिंग भी हो रहा है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, वहीं पे ईटीएफ है, वहीं पे ग्लोबल निवेश भी है, वहाँ पे सब कुछ है, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, सब। बैंकिंग इज बेटर, बट अगर आपको कोई ब्रोकर भी ये चीज़ दे रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन बोलो, क्या बोल रहे थे? सर जैसे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ रहता है सर, अपन ईटीएफ को एवरेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को भी कर सकते हैं क्या सर? पैसा बढ़ा सकते हैं अपन उसके अंदर अपना। मैंने बोला कि 5,000 की जगह मैंने एसआईपी को मैंने 10,000 कर दिया, वी कैन, हम इंक्रीज कर सकते हैं पैसा, वही एवरेज ही हुआ वो। सर हमने ये ले रखा था क्या बोल रहे हो? आईसीआईसी, तो इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या हो गया बेटा, क्या पूछ रहे थे? किसमें? नहीं नहीं, एसआईपी में इंटरेस्ट नहीं। एसआईपी का मतलब है कि आप टुकड़ों में 500-500 रुपए करके हर महीने पैसा जमा कर रहे हो। कहाँ जमा कर रहे हो, दैट डिपेंड। आपने शेयर में डाला, या आपने बैंक में डाला, या आपका पैसा कहीं और गया, अभी बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ अब बोलो। सर ये हमने एक आईसीआईसी प्रोडक्ट्स पे ले रखा था, तो इसको कई बार काटने की कोशिश करी पर कटता नहीं है। नहीं ना बेटा, मैच्योरिटी होगी ना डियर। भी बोला मैंने, म्यूचुअल फंड 3 टाइप के, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और इंटरवल। तो सर इसको पता कैसे करेंगे? देखो उसके अंदर पूरा डिटेल्ड होगा उसका,
क्लोज एंडेड है कि भैया मैच्योरिटी फिक्स होगी, 3 साल तो मिनिमम होगा ही होगा। अभी करते रुक जाओ, क्लास के बाद में करेंगे, उसको डिटेल खोल के देखना, पूरा मैच्योरिटी होगा उसके अंदर। चलो अब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों को ही एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे फंड्स होते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ जाना चाहिए। तो हम लोग म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क। रिस्क का मतलब ऐसा देख लो, शांत है तो बहुत चिल्लाता बहुत है, बहुत चक्कर पकड़ चक्कर पकड़ चक्कर पकड़। एमएफ एक तो मेरी पढ़ाने की इच्छा हो नहीं रही, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ। अरे यार चिल्लाओ मत तुम लोग। म्यूचुअल फंड है वो, एमएफ। आरटी देते हैं उसको, एम। म्यूचुअल फंड लिए जाते हैं किस बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू रिस्क, अकॉर्डिंग टू गोल, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टाइम। और कुछ जोड़ दें इसके अंदर। म्यूचुअल फंड लेने के लिए आपको सबसे पहले रिस्क कितना ज्यादा ले सकते हो, रिस्क कम ले सकते हो, गोल क्या है, शादी करना है, घर बनाना है, बच्चे की शादी करना है, कार लेना है, इन्वेस्टमेंट कितना डालोगे, क्योंकि रिस्क जैसा होगा वैसा इन्वेस्टमेंट होगा, क्लियर है। उसके बाद में टाइम यानी होराइजन कितना है, कितने टाइम में आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, कॉर्पस यानी लमसम अमाउंट कितने समय में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू रिस्क अपन 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। एक तो बांट देते हैं अपन लार्ज कैप, लो रिस्क, लो रिटर्न, इक्विटी में, ठीक है। अब ये कैसा फंड हो गया? दिस इज कॉल्ड इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में पैसा कहां जाएगा? लार्ज कैप में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएगा, जैसे निफ्टी 50 में जाएगा, सेंसेक्स में जाएगा, फंड अवेलेबल है। दूसरा मिड कैप, पैसा कहां जा रहा है? इक्विटी में जा रहा है, बट कौन सी इक्विटी है ये? मिड कैप है। तीसरा स्मॉल कैप, पैसा कहां जा रहा है? इक्विटी में, बट रिस्क कैसा हो गया? हाई। समझ में आता है? स्मॉल कैप का मतलब है मोमेंटम नहीं, ये हाई मोमेंटम वाले हैं, यानी कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। तो आप लोगों को अगर आपका एज कम है, जिसका एज कम होता है वो कहां जाना पसंद करता है? लो रिस्क पर, सॉरी हाई रिस्क पर। जिसका एज ज्यादा होता है वो जाता है लो रिस्क पर। समझ में आया? अगर आपको कोई पूछे कि सर कौन सा फंड चाहिए, तो सबसे पहले यही पूछेगा, सर क्या एज है आपकी और कितना रिस्क ले सकते हो, गोल क्या है, कितने समय में पैसा चाहिए, क्योंकि सबसे जल्दी पैसा कहां बनेगा? स्मॉल कैप में बनेगा। इसलिए अगर कोई म्यूचुअल फंड ढूंढो तो सबसे पहले उसके अंदर 3 कैटेगरी मिलेगी इक्विटी में, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। अब इसमें आप 500 रुपए की एसआईपी करो या आप इसके अंदर 5 लाख की एसआईपी करो, दैट डिपेंड कि भैया रिस्क कैसा है, ठीक है। ये तो इक्विटी फंड हो गए। दूसरे फंड आते हैं आप लोगों के डेट फंड्स। डेट फंड्स बोले तो जहां पैसा कहां जा रहा है? अभी म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा कहां डाला? लार्ज, मिड और स्मॉल में डाला, ठीक है। डेट फंड्स में पैसा कहां जाएगा? डेट फंड्स में पैसा आपका जाएगा लाइक टी बिल, गवर्नमेंट सरकार के पास में आपका पैसा जाएगा, बॉन्ड आपका पैसा जाएगा, नोट, ठीक है। नोट सुने ना, टी बिल, नोट्स, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड मैच्योरिटी लाइक अ बैंक, ठीक है। या फिर आपका पैसा जा रहा है आरबीआई के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, दिस इज कॉल्ड प्योरली डेड। डेड का मतलब होता है हमने अपना पैसा सरकार को दिया है रिस्क के हिसाब से, और रिस्क इनमें सब में कैसा है? इन सब में रिस्क है लोएस्ट, और रिटर्न कैसा है? वो भी लोएस्ट। 2 टाइप की कैटेगरी हो गई, ठीक है। एक तो इक्विटी कैटेगरी, ये म्यूचुअल फंड में भी होता है, ये ईटीएफ में भी होता है, ठीक है। एक होता है डेट कैटेगरी। डेट कैटेगरी बोले तो आपका पैसा जा रहा है टी बिल यानी ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को पैसा जा रहा है, ठीक है। या तो आपका पैसा बॉन्ड में जा रहा है, बॉन्ड लंबे टेन्योर होते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, या नोट और भी लंबे टेन्योर होगा, 30 साल, 40 साल, ठीक है। और आरबीआई के पास में जा रहा है, वो यूटिलाइज कर लेगा, क्लियर है। अब आता है इसके बाद में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड। समझ में आ रहा है? दैट इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड है ये, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड में क्या होगा? कर लो, कुछ पोर्शन होगा इक्विटी का, कुछ पोर्शन होगा डेट का। दिस इज द हाइब्रिड फंड,
अच्छा है। किसी को मॉडरेट चाहिए कि भैया मैं रिस्क भी लेना चाहता हूं, मुझे लॉस भी नहीं चाहिए, तो हाइब्रिड फंड ले लो, ठीक है। इसके बाद में आता है कोई चाहता कि यार सर हम एक काम करते हैं, हम अपना पैसा जो है वो डाल देते हैं आपके थीम बेसिस, थीम बोले तो थीमेटिकली या सेक्टर बाय थीम या फिर सेक्टर बाय थीम्स और सेक्टर वाइज, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्टली पैसा चला गया, डिफेंस में चला गया, वो ठीक डालेंगे है। वही ना, हाँ, अपन नहीं डाल अपन सकते। नहीं, उन्होंने फंड दिया है बस, उन्होंने यही फंड्स बनाए हैं, उन्होंने उन फंड्स को हम लोग देख रहे हैं, उसमें पैसा ऑटोमेटिकली एसआईपी के थ्रू चला जाए। अपन हमको बोल सकते हैं कि हमको मतलब हाँ नहीं बोल सकते ना, अगर हम बोलने वाले लग गए उनको कि ये नहीं ऐसा कर दे, तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट है फिर। स्टॉक मार्केट ओपन मार्केट है जहां अपनी मर्जी से आप निवेश कर सकते हो, आपको जो खरीदना है जो बेचना है रखो, आपकी मर्जी। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। आपको बनी बनाई चीज दी जा रही है, लगे अपने हिसाब से इतने सारे फंड है, चूज करो जहां पैसा डालना है वहां डाल दो, इतनी, इसलिए ऑप्शंस बहुत सारे, फंड बहुत हैं, ठीक है। थीम और सेक्टर बाय, कोई भी सेक्टर में डाल दो, बैंक में डाल दो, डिफेंस में डाल दो, कमोडिटी में डाल दो, ठीक है, आपकी मर्जी, उस हिसाब से भी फंड बने हुए हैं। क्लियर है? और आऊं? कमोडिटी में तो ये M6 होगा। हाँ, गोल्ड सिल्वर इसमें पैसा चला जाएगा, ठीक है, मेटल्स में चला जाएगा, ठीक है, उसके अंदर। चलो डन, पन्ना पलटाऊं। इसको ले लेंगे। नहीं, भाई कहाँ ले जा रहे हो? ब्रोकर फिर वही बेटा, बाइनेंस है तो सही, बाइनेंस है, कॉइन स्विच कुबेर है, ये है बस। Binance पे मतलब ज़्यादातर लोग अपने अकाउंट को भूल जाते हैं, क्या बोल जाते हैं? पासवर्ड। तो पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो फिर बंद हो गया, अकाउंट खत्म हो गया, वो गोस्ट अकाउंट हो जाता है वो। इसलिए इंडिया वाला कोई सा यूज़ कर लो, बाइनेंस की जगह कॉइन स्विच वगैरह ये वाला यूज़ कर लो, कॉइन DCX वगैरह कर लो, अच्छे हैं वो तो। वो वॉलेट है, तुमको इन्वेस्टमेंट करना है ना तो उस वॉलेट से कर लो, खरीद के रख लो बिटकॉइन, बट ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। डन। चलो इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, डेड में टी बिल, बॉन्ड, नोट, आरबीआई, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं शॉर्टकट लिखा रहा हूँ। हाइब्रिड फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस डेड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस या रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन है, या थीमेटिकली या सेक्टर बाय आपको फंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरे फंड है, जैसे पलटाऊं, और दूसरे फंड है सेक्टर वाइज, थीम और सेक्टर, थीमेटिकल और सेक्टोरियल आपको फंड्स दिए गए हैं कि बैंक, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, ठीक है, या कमोडिटी, इसके अंदर आपका पैसा जाएगा। रियलिटी, बैंक, डिफेंस एंड कमोडिटी। कितनी अच्छी राइटिंग लिखी है मैंने, भावनाएं समझो, दिल की भावनाएं समझो। चलो और भी फंड है, जैसे मिक्स, हाँ, मल्टी कैप के अंदर क्या होता है, मल्टी कैप के अंदर सब मिक्सचर होता है, लार्ज, मिड, स्मॉल, समझ में आ रहा है? मल्टी कैप यानी तीनों का कॉम्बिनेशन। एक होता है इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड समझते हैं? इंडेक्स फंड यानी आपका पैसा जाएगा सीधे निफ्टी या तो फिर बैंक निफ्टी। कोई बोले कि सर बैंक निफ्टी खरीदना है जीवन भर के लिए, क्या बोलोगे उसको? बैंक निफ्टी का ETF उठा ले या बैंक निफ्टी का म्यूचुअल फंड उठा ले, क्योंकि यूं तो खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो इंडेक्स फंड इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। सेंसेक्स, सर जैसा वही बाजार निफ्टी जैसा, आप 10-12% साल का फिक्स, अच्छा है, 10-12% बढ़िया रिटर्न है। अरे जा यार, बैंक 12% कहाँ देती है रिटर्न? अरे कोई बैंक नहीं देती भाई, सेविंग अकाउंट में मिलता है 2.5%,
डिपॉजिट पे मिलता है 6.5 से 8.5 मैक्स, उसमें भी सीनियर सिटीजन अगर होगा तो 8.25 तक मिल जाएगा। हाँ, एफडी पे भी इतना ही है, 7.5 से ज्यादा कोई नहीं देगा आपको। समझ में आ रहा है? एसआईपी क्या भाई, एसआईपी कहीं तो करे। इक्विटी इज द वेरिएशन। अगर सेफ्टी जाना हो तो सेफ्टी में निफ्टी पे पैसा लगा दो। जी सर, आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं। निफ्टी 20 क्या है अब समझा रहा हूं मैं, है ना? अगर जैसे एसआईपी की किसी कंपनी की बैंक की, हाँ, तो उस पे रिटर्न किस हिसाब से मिलता है, जितना उसने ग्रोथ किया है या फिर किसी और हिसाब से? एसआईपी में तुमने डाल दिया, लेट्स सपोज 100 रुपये डाल दिया, ठीक है, काय पे डाला? किसी बैंक पे, जैसे आईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक पे डाल दिया, तो वो क्या करेगा, तुम्हारी 500 रुपये का पैसा तुम्हारे ब्रोकर के थ्रू वो एक्सचेंज में डलवाएगा। ब्रोकर तुम्हारे उसके ब्याज पे शेयर खरीदेगा 500 रुपये के, और जब वो एक हो जाएगा शेयर, क्योंकि शेयर भाव तो वेरिएशन है, जब एक शेयर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपके खाते में क्रेडिट कर देगा वो पूरा का पूरा शेयर। फ्रैक्शनली खरीद रहे, टुकड़ों में खरीद रहे हैं हम लोग, ये समझो। एसआईपी का मतलब टुकड़े में खरीदा है। और मार्केट में क्या करते हैं हम लोग कि 1200 का है शेयर तो 1200 रुपये देकर पूरा का पूरा शेयर खरीद लेते हैं, ऑनर बन जाते हैं। और ऑनरशिप कहाँ जाती है? डीमेट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे भी एसआईपी में ऑनरशिप मिल रही है क्या? हाँ, कब मिल रही है? जब हमारा पूरा शेयर इकट्ठा हो जाता है तब, फिर हम उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं, सिंपल। चलो, फंड बहुत अच्छा है। इंडेक्स फंड कुछ समझ में ना आया, जीवन में कुछ समझ में ना आया कि कौन सा फंड लेना है, तो जाने का इंडेक्स फंड उठाने का। इंडेक्स फंड में कौन सा फंड? अरे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, जो मर्जी लगे, जो अवेलेबल है वो उठा लेने का। और कुछ ना समझ में आया तो निफ्टी 50 तो उठा ही लेना भैया। सर ये पर वैल्यू उठाएंगे ना लॉन्ग टर्म वाली, हाँ, और ये तो आपकी जीवन भर है, सॉरी हर महीने वाली, जीवन भर है ये आपकी, ठीक है। हर महीना एक साइड की तरह जाता है पैसा, वो वाला। चलो, यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या? चलो आगे ले ले, ठीक है। ये हो गए सारे इक्विटी के ऑलमोस्ट सारे फंड्स, ठीक है। लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी कैप, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों का और भी बहुत सारे फंड्स है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट के फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स या फिर उसको बोल दीजिए ग्लोबल फंड्स। ग्लोबल फंड्स के अंदर चाइना के मार्केट में पैसा डाल सकते हो, हैंग शेंग के मार्केट में पैसा डाल सकते हो, सिंगापुर के मार्केट में, यूएसए के मार्केट में, यूरोपियन कंट्री, जापान, जहाँ जहाँ पर म्यूचुअल फंड अवेलेबल है वहाँ वहाँ पैसा डाल सकते हो। इंडिया में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है, जैसे फ्रैंकलिन करके फंड है, ठीक है, हैंग शेंग करके फंड है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल फंड्स है जिसमें म्यूचुअल फंड भी है और ईटीएफ भी है, बोथ अवेलेबल। अब इसके बारे में आप लोग R&D करना, क्लियर है? कौन कौन से म्यूचुअल फंड ग्लोबल वाले इंडिया में अवेलेबल है जो आप अपने ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, ठीक है। 4 एक फंड बता देता हूं जो आप लोग ध्यान रख लेना। 4 फंड है, लिख लो, उसके बारे में आइडिया थोड़ा सा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में R&D करने ना, लिख लो, बोलूंगा, लिखूंगा नहीं मैं, लिख लो आप लोग। चलो, ग्लोबल फंड है ये, 4 ग्लोबल फंड है। पहला ग्लोबल फंड है एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। फंड नेम है एडलवाइज। एडलवाइज समझा है ना? एडलवाइज सुना है ना? एडलवाइज इज अ वो ब्रोकर है ना, ब्रोकर, और आपको म्यूचुअल फंड वगैरह वो भी देता है। एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। दूसरा ये म्यूचुअल फंड है, लिख लेना, दिस इज म्यूचुअल फंड। एक है एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड। दूसरा है एक्सिस बैंक के थ्रू, ठीक है, या फिर आपके किसी भी ब्रोकर के थ्रू ले सकते हो ये फंड। एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड, FOF, फंड ऑफ फंड, FOF, ये म्यूचुअल फंड। ये 2 म्यूचुअल फंड है। 2 ETF भी लिख लो। ये 2 ETF आपको दे रहा है, एक दे रहा है मीरा असेट हैंगशेंग टेक ETF, मीरा MIRA, मीरा असेट हैंगशेंग टेक
ETF हैंगसेंग टेक, टेक्नोलॉजी कंपनीज में पैसा जा रहा है आपका, ठीक है। हैंगसेंग बोले तो हांगकांग के मार्केट में पैसा जा रहा है। ऊपर वाले जो दोनों थे वो चाइना मार्केट के थे, ठीक है। चाइनीज इक्विटी यानी चाइना के मार्केट में पैसा जाएगा आपका पूरा, चाइना के शेयर्स में। हैंगसेंग में जाएगा टेक में। और एक और लिख लो लास्ट, निप्पॉन करके है, निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग 20, निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग BEES 20, जैसे निफ्टी 20 होता है वैसे ही हैंगसेंग 20 ये ETF है। 2 ETF 2 म्यूचुअल फंड ग्लोबल वाले, जो मैंने फाइंड आउट किए थे, अच्छे मुझे जो ऐसे लगे, रीड आउट किए थे मैंने, ठीक है, अच्छे फंड है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं ग्लोबल वाले, जिसमें आप ध्यान से सोच समझ के अपने विवेक का इस्तेमाल करके पैसा डाल सकते हो, ठीक है। ग्लोबल फंड्स ये इंडिया में बैठे बैठे चाइना में हैंगसेंग, सिंगापुर, USA के भी फंड्स हैं, आपकी जहां मर्जी हो वहां डाल सकते हो, ये लीगल है। डब्बा ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। फॉरेक्स ब्रोकर से शेयर खरीदने का मतलब है कभी भी शेयर खत्म हो सकता है, बट ये म्यूचुअल फंड या ETF है, ठीक है, ये हमारा है। डन, चलो भैया, चलो ये हैंगसेंग के अलावा दूसरा बाजार भी देख ले, दूसरा ETF भी देख ले क्या, ठीक है। तो ETF का फंडा समझो, ETF इज बेस्ट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ETF आप अपने एंजल ब्रोकिंग या फिर किसी भी ब्रोकर से यू कैन बाय और यू कैन सेल डायरेक्टली, तुरंत पैसा अपने खाते के अंदर। हाँ, जैसे नॉर्मल शेयर की तरह फ्लक्चुएटिंग बाय सेल नहीं होगा, एकदम से पेंडिंग ऑर्डर लगाकर बाय सेल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग कैसे करते हैं, शेयर बिल्कुल फ्लक्चुएट करता तो मार्केट पे बाय सेल कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैसा ना कीजिएगा, यहाँ पे लिमिट लगा के बाय और लिमिट लगाकर सेल, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ क्या फंडा? म्यूचुअल फंड इज व्हाट एंड ETF इज व्हाट। ETF आप बाय करोगे NSE या BSE से। ETF में आपको सब मिल जाएगा, जो जो फंड मैंने अभी बताए वो सारे फंड ETF में अवेलेबल है, ठीक है। निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, है ना, सेंसेक्स 20, जहाँ ETF लिखा है ये सारे इंडेक्सेस हैं, यू कैन बाय, क्लियर है। और म्यूचुअल फंड MP से लेना पड़ेगा, MP से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जस्ट लाइक जैसे फंड मैनेजर AMC होती है, AMC फंड मैनेजर, और फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर SIP करते हो या SWP करते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर भी ETF में आप SIP कर सकते हो या फिर आप लोग लमसम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी मर्जी। आप AMC से फंड मैनेजर और SIP वगैरह कर सकते हो, ये यहाँ से मिलेगा आपको, है ना, म्यूचुअल फंड AMC से। AMC कौन कौन सी? जैसे सारे बैंक, जैसे मीरा असेट, अभी एक नाम लिया मैंने, है ना, जैसे निप्पॉन इंडिया, जैसे DSP ब्लैक, मोतीलाल ओसवाल, ये हाँ, आपको म्यूचुअल फंड इनके थ्रू लेना पड़ेगा, AMC के थ्रू लेना पड़ेगा, ठीक है। और ETF डायरेक्टली आप अपने ब्रोकर से बाय कर सकते हो, एंजल, ज़ेरोडा, ग्रो, इससे यू कैन बाय ETF डायरेक्टली। ETF के अंदर इंट्राडे ट्रेड भी हो जाएगा, ETF में डिलीवरी भी हो जाएगा, ETF में ही। हाँ, अच्छा कौन सा है सबसे बढ़िया? लॉन्ग टर्म वाला ही अच्छा है ETF क्या ETF में। माने? जैसे आप कह रहे हो कि ETF में आपका इंट्राडे भी हो जाएगा और स्विंग भी हो जाएगा, डिलीवरी भी हो जाएगा, पे डिपेंड करता है। सर आई थिंक मैंने जैसे आप अलग है इसको देखिए, जैसे ETF जैसे 12-15% तो बैंक निफ्टी दे रहा था, ये 20-25% तो इससे ये भी दे रहा है। व्हाई नॉट? ये ज़्यादा अरे यार, अभी आप लोगों ने निफ्टी खेला, खूब खेला, है ना, ये ज़्यादा निफ्टी खूब खेला। चलो ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, ठीक है। अब ये निफ्टी 20 सर्च करो, निफ्टी BEES, ठीक है। एक्सट्रैक्शन किसका? 50 कंपनियों का एक्सट्रैक्ट, SDFC का 13.5 से 14% इसके अंदर है पूरा, और मोर देन दैट। निफ्टी 20 क्या भाव चल रहा था? 230 या 235 के आसपास भाव था। अभी जब से निफ्टी भागना चालू हुआ 266 हो गया। अरे कितने रुपए मिला? 30 रुपए, है ना, 30 रुपए पर NAV,
एनएवी बोले तो नेट एसेट वैल्यू, ये एवरेज है। ये 235 रुपए कितनी कंपनियों का है? 50 कंपनियों का, जिसमें एचडीएफसी का सबसे ज्यादा हिस्सा है। निफ्टी 20 यानी निफ्टी का ही है, उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया और उसका एवरेज बना दिया। एवरेज बोले तो एनएवी। आप क्या खरीद रहे हो? एनएवी खरीद रहे हो। अब देखो बाय करो, इंट्राडे पे कितना पैसा लग रहा है? इस पे 5 गुना लिवरेज भी मिलता है और पे लेटर भी मिलता है 5 गुना। सबसे अच्छी खासियत। सेम वही पैसा लग रहा है, 266 रुपये। अरे 53 रुपए अच्छा ये पे लेटर पर ना पे लेटर पे कितना लग रहा है? 53 रुपए। अरे सोचो जरा, 1000 क्वांटिटी लेते 53,000 रुपए में 2 हफ्ता होल्ड करते, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 30,000 रुपए तुम्हारे बिना कोई एक्सपायरी के, बिना कोई टेंशन के बन जाते। चलो नीचे भी चला जाता तो हम क्या करते? हम ऐड 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 करते 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 इसको एवरेज कर लेते। हे प्रभु, ये बात तो ज्ञान की पता ही नहीं थी। थैंक्स टू मी। अभी भी किया जा सकता है। हाँ हाँ, अरे यार 266 रुपए का अभी निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो ये 266 से क्या ऊपर नहीं जाएगा क्या? अरे निफ्टी खरीद लिया आपने, सोचो कि निफ्टी को आपने खरीद लिया। निफ्टी नहीं खरीदा है, निफ्टी के अंदर जो शेयर है निफ्टी जिससे बना है उनको खरीदा है आपने, ठीक है? इसका ऑल टाइम हाई है सर अभी। तो बस टूटेगा। यानी तुम्हारे पास यहां से भी 35 रुपए हैं, उठा लेना 1000। अरे 1000 क्या, 100 करके उठा लेना, एसआईपी मार दो इसमें। पे भी अब तुम्हारी इच्छा है यार, वो पे लेटर इज द ऑप्शन यार भाई। सर अभी क्या मतलब किसके अकॉर्डिंग इसको इसके हिसाब से सर मार्केट है ये तो पूरा। अगर मार्केट पॉजिटिव होगा तो ये भी बढ़ेगा, मार्केट नेगेटिव होगा तो ये भी घटेगा। बट ये उतना तेजी से बढ़ता घटता नहीं है। ये कैसा है? ये स्लो है, स्लो मोशन है ना। कछुआ है, टर्टल है, खरगोश और कछुए की रेस में कौन जीतता है? पर ये जाता ही जाता है, रुकता नहीं बीच में ना। हर्डल नहीं, ऐसे गैप अप गैप डाउन नहीं होते इसके अंदर, ठीक है? चलो निफ्टी 20 अच्छा है ना, यू कैन गो। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि भैया निफ्टी के साथ में गोल्ड के भी ईटीएफ लो, बोला था मैंने, बोला था सिल्वर के भी ईटीएफ लो, बैंक निफ्टी का भी है सेम। बैंक निफ्टी 20 कर दो, हाँ बैंक 20 आ गया तो बैंक निफ्टी में पैसा चला जाएगा। ये सारे ईटीएफ है। ईटीएफ की खासियत पे लेटर जैसी सुविधा मिल जाती है, इंट्राडे जैसी सुविधा मिल जाती है, ठीक है सर? सर्च इट, आपके वॉच लिस्ट पे सेम 80 रुपए के आसपास गोल्ड है और शायद ये 95 रुपए के आसपास सिल्वर है। एनएवी का भाव यानी उनका क्वांटिटी, एक क्वांटिटी। अब आपकी मर्जी, आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो। एसआईपी कर लो, चलता रहेगा जीवन पर्यंत। नहीं तो इकट्ठा कभी पैसा आ जाए तो लमसम ले लेना, जब की मर्जी, ठीक है भैया? हाँ ये पोर्टफोलियो में ही जाएगा। दिस इज योर असेट, दिस इज योर प्रॉपर्टी। इसको गिरवी रख के, उधार लेके ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। यस सर भी बोल रहा है, हाँ मतलब अपनी संपत्ति गिरवी रख दो। चलो आज के लिए इतना ही है। आज मेरा पढ़ाने का अब मन नहीं है मेरा। एमपी वाला बेटा, म्यूचुअल फंड लेने के लिए तुझे प्रॉपरली हाँ कर लो। जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, सेबी क्या करता है, इन सब के ऊपर है, वैसे ही एमपी म्यूचुअल फंड देखता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा ना, कोई नया फंड आएगा तो वो ये अप्रूव करेगा। उसके बाद में जो असेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक नया फंड ला रहा है तो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। उसके अंदर क्या होते हैं? फंड मैनेजर होते हैं जो इस फंड को मैनेज करते हैं, और वो फंड हम लोग एसआईपी के थ्रू या एसडब्ल्यू के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं, है ना। बट ईटीएफ में वो फंडा नहीं है। ईटीएफ में है सब वही सब चीज़ें हैं, फंड मैनेजर यहाँ भी है, बट ये खरीदारी बिकवाली कहाँ से हो रही है? डायरेक्टली एनएससी और बीएससी से। ईजी है, ईटीएफ है। डिफिकल्ट म्यूचुअल फंड, लॉक इन पीरियड है 3 साल। जैसे ये अभी बेच नहीं पा रहा है, इसका लॉक इन पीरियड होगा। इसने पॉलिसी पढ़ी नहीं होगी ईटीएफ लेते लेते, मतलब म्यूचुअल फंड लेते लेते। चौकड़ी होती है ना नीचे, तुमने यस किया होगा, चलो तो डायरेक्ट पे लेटर का ऑप्शन बस पे लेटर है ना, तुमने यस, टर्म्स कंडीशन ओके,
पर ये ध्यान नहीं दी क्या था क्या नहीं था। यहाँ आगे चीज़ पता चल क्लियर होगी ना सर। लेट हो गया चलो सर, तो थोड़ा क्लियर तो